हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का 8 टॉपिक। ठीक है, 7 7 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 8वां टॉपिक है जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। मीन्स दो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनका आपस में टकराव को क्या बोला गया? संस्कृतियों का टकराव। मतलब यूरोप और अमेरिका दोनों अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग देशों के बीच जो टकराव होता है वही इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपवासी और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर हम यहाँ विचार करेंगे। जो अमेरिका है इसकी खोज नहीं हुई थी, यूरोपवासी मतलब स्पेन, पुर्तगाल ने इसकी खोज की। ठीक है, वहां पर लोग गए, खोज की, वहां के लोगों को अपने अंडर में किया, वहां के एरिया को जीता। कुल मिला के क्या होता है, दोनों के बीच आपस में टकराव हुआ, क्योंकि फिर अमेरिका की जो जनता थी या अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई, विद्रोह किया, इन्होंने उनको दबाया। तो वो सारी चीजें, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर होगा। ठीक है, चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इन लोगों को क्यों जरूरत हुई, यूरोप वासियों को या स्पेन वालों को या पुर्तगाल वासियों को अमेरिका में जाने की जरूरत क्यों हुई, क्या कुछ था इस चीज के लिए। तो उस बीच पे समझिए, यूरोपवासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों और साहसपूर्ण अभियान के, जहां वे चांदी और मसालों को प्राप्त कर सकते थे, जहां से उन्हें चांदी और मसाला चाहिए था। तो स्पेशली उन्होंने भारत का नाम सुना था, भारत का नाम, कि इंडिया में बहुत सारे मसाला मिलता है, बहुत ज्यादा जो है काली मिर्च मिलती है, चांदी है, सोना है, ये सब चीजें भारत की। तो वे भारत की खोज के लिए निकले थे। तो ये आपको भी पता है, जब उन्होंने शुरुआत की थी कोलंबस ने, तो वो किसकी खोज के लिए निकला था? भारत की। और वो कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका, जिसको उसने इंडीज या इंडिया नाम भी दिया है। तो इसीलिए तो वो कहते हैं कि उनको मसाले और किसकी, चांदी की जरूरत थी। तो इन जरूरतों के लिए वो आगे मूव करना चाहते थे, दूसरे द्वीप है, दूसरे महाद्वीप है या दूसरे देशों की खोज करना चाहते थे। तो यही हुआ, उन्होंने पोप से भी प्रदेशों पर शासन करने, मतलब पोप से जैसे अथॉरिटी लेनी पड़ती थी कि अगर कोई भी नया एरिया हम मतलब खोज ले तो क्या हम उस पर अधिकार कर सकते हैं। तो पोप ने अथॉरिटी दी थी कि कोई भी नया एरिया आप खोजोगे तो उस पर अधिकार आप कर सकते हो, शासन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट होता है, इटली के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचे उन्हें इंडीज, इंडीज का मतलब होता है वो किसकी खोज के लिए निकला था? भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश, जिनके बारे में उसने मोर्को पोलो की यात्रा वृत्तांत में सुना है। मतलब क्या है, ये मोर्को पोलो भारत में आया था, इसके बारे में आपने पढ़ा है। मोर्को पोलो भारत में आया था, उसने अपनी एक बुक्स लिखी थी, द मोर्को पोलो यात्रा वृत्तांत। मतलब जो भी उसकी इसने यहाँ की जर्नी थी, जो भी रहा है, जिसके दरबार में जो भी किया है, तो वो सारी चीजें इसने नोट डाउन की थी। और इस बुक को पढ़ा था किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इन सब को पढ़ने के बाद आपको भी पता है, जो भी यहाँ पर आता था इंडिया में, वो यहाँ की जो बातें है वो तो लिखता था, प्लस उसमें थोड़ा सा और मतलब तड़का लगाकर लिखा जाता था। यहाँ पे ये है, वो सारी चीजें। क्या कि यहाँ एक मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसमें असीम मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। मतलब हर वो चीज यहाँ पर मिलती है जिसकी आपको जरूरत है। तो सबको लालायित करने के लिए चीजें होती थी। तो क्या होता है, मोर्को पोलो की बुक क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखी और वो पहुंच गया, मतलब निकल चुका था किसके लिए? कि इंडीज को ढूंढने के लिए, इंडिया को ढूंढने के लिए, भारत को। ठीक है, बाद में हुई खोजों से पता चलता है कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं थे, बल्कि वे अलग संस्कृति के द्वीप और जहां रहते थे वह एशिया का हिस्सा ही नहीं था। क्या था कि जो एरिया इन्होंने ढूंढा, वो तो भारत एशिया भी पड़ता है, बट इन्होंने जो एरिया ढूंढा वो एशिया का हिस्सा ही नहीं था। वो क्या था? उसे उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। मतलब वो एक तरह से अलग ही महाद्वीप था। तो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका, तो ये वहां पे लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे भी? एक जो कैरेबियन क्षेत्र था। देखिए एक बार समझा देती हूँ आपको, एक मिनट, मैप नहीं है क्या? हाँ ये रहा। अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। टॉपिक को समझने से पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका मध्य अमेरिका है। तो आपसे बीच बीच में मतलब बताया जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी में जो लोग रहते थे, ठीक है, बहामा द्वीप पर जो लोग रहते थे, या फिर
एंटीलीज द्वीप, ये द्वीप है, क्यूबा द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे हिस्पानियोला द्वीप है, ये एंटीनीज, ये सारे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप थे। उसके बाद यहाँ एस्टेक साम्राज्य, एक साम्राज्य के बारे में हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब जैसे हम पढ़ते ना मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, तो यहाँ पे एस्टेक साम्राज्य था ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको टेनोक्टिलान मतलब ये इसकी कैपिटल रही है। उसके बाद यहाँ पे एक और कल्चर आएगा, माया संस्कृति के नाम से जाना जाएगा, माया संस्कृति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इका साम्राज्य आएगा, इनकी जो कैपिटल है वो कुज्को रहेगी। यहाँ अमेजन नदी आएगी, बहुत सारे जंगलों से पार करती हुई जाती है, तो ये सब क्या है, ये अमेरिका है। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा, कौन कौन से यहाँ समुदाय थे, कम्युनिटी मतलब अलग अलग तरह के समुदाय थे, तो वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोलंबस की स्टार्टिंग होती है यात्रा, ठीक है, और वो यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मिलती है वहां पे दो संस्कृतियों के लोग सबसे पहले, मतलब जिनका कल्चर अलग अलग संस्कृतियां थी। एक तो कैरिबियन अक्षेत्र, कैरिबियन सागर के पास जो एरिया था कैरिबियन अक्षेत्र उसको बोला जाता था। ब्राजील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था, यहाँ पे एक जगह थी ब्राजील। ब्राजील नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे जो बहुत सारे पेड़ पौधे ब्राजील नाम से जाने जाते थे, और उन पेड़ पौधे जंगलों की वजह से ही उस जगह का नाम ब्राजील बोला जाने लगा, मतलब ये पेड़ का नाम था ब्राजील, उसी के नाम पर जगह का नाम ब्राजील पड़ा। कैरेबियन अक्षेत्र, कैरेबियन सागर के पास जो एरिया था उसको कैरेबियन अक्षेत्र कहा गया। छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था, ठीक है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, मतलब छोटी अर्थव्यवस्था, बस अपने खाने पीने तक ही काम चलता था, बहुत ज्यादा व्यापार वगैरह बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं था। ये कह रहे हैं कि एक संस्कृति तो ऐसी थी जो कैरेबियन अक्षेत्र और ब्राजील की छोटी अर्थव्यवस्था में ही काम चलाती थी, ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते थे। दूसरी और विकसित डेवलपमेंट या खेती थी, खनन था, उस पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्था थी। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एस्टेक और माया समुदाय और पेरू के इका समुदाय के समान यहाँ भव्य वास्तुकला थी। कह रहे कि एक संस्कृति तो ऐसी थी बिल्कुल नॉर्मल, अपना खाना पीना ही चलता था। दूसरी संस्कृति जहाँ बड़े बड़े शहर भी थे, ठीक है, जिसमें मैक्सिको की खाड़ी में जो हमने एस्टेक साम्राज्य को पढ़ा है, एस्टेक साम्राज्य रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा माया समुदाय, माया संस्कृति मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। पेरू इका दक्षिण अमेरिका की संस्कृति ये है, तो ये थोड़ी सी काफी विकसित डेवलपमेंट थी इनकी। तो बस यही चीज वो आपको बताना चाह रहा है कि अमेरिका की जब खोज हुई दो यहाँ की संस्कृतियां थी। एक संस्कृतियां मतलब अभी तक खोज हुई नहीं है, अभी जब इंट्रोडक्शन बता रहे कि अमेरिका में क्या क्या था और फिर किसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 15वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपवासी और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों के बीच संघर्ष के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। दोनों के बीच संघर्ष होता है, ठीक है। यूरोपवासी नए नए एरियो की खोज करना चाहते थे। रीजन क्या था उस खोज करने का, रीजन यही था कि उनको मसाले की जरूरत थी, ठीक है, उनको मसाले की जरूरत थी। व्यापार मतलब अपना व्यापार वो बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। नए नए उसको एरियो की जो उनके अंदर लालसा थी खोजने की, चांदी की जरूरत थी। कोलंबस निकला है, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का ही निवासी था। 1492 में यात्रा करते करते कहाँ पहुंचा, तभी उस एरिया को इसने क्या बोला था, नई दुनिया या इंडियन, ठीक है। किसकी खोज करने निकला था, इंडिया की, बट पहुंचा कहाँ, अमेरिका पहुंच गया था। उसके बाद जब वहां पे जो है आपका अमेरिका, वहां पे दो संस्कृतियां, दो कल्चर्स मेन मिले हैं। पहली कौन सी थी, जहाँ छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, छोटी ही अपनी इकोनॉमी, अपनी जो अर्थव्यवस्था छोटी ही टाइप की थी। उसके बाद जो दूसरी वाली थी वहां पे बड़े बड़े और विकसित शहर थे, तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका की खोज के बाद ही बाहरी लोगों का वहां बस जाना और वहां के मूल निवासी और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। ये कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की जब खोज हो गई और बाहरी लोग वहां पे जो भी गए हैं वहीं पे बस गए, भाई उनको बहुत अच्छी चीजें मिल रही है, वहां पे उनका अधिकार हो गया, तानाशाही चल रही है, तो उनकी जो संस्कृति, अपनी खुद की कल्चर्स था उसका विनाश। जैसे आप देखते हो कि किसी के आने से उसकी अपनी संस्कृति खत्म हो जाती है और वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनकी संस्कृति का विनाश हो गया था। दास व्यापार की शुरुआत भी स्टार्ट हो गई थी। क्यों, जो वहां के लोग थे उन पर अधिकार करके उनको गुलाम बना लिया गया, उनसे खानों पर खान होती है जो खाने की खुदाई करने के लिए, चांदी निकालने के लिए काम कराया गया। तो दास व्यापार, दासों को अफ्रीका से भी लाया गया था। यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीद कर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खानों और बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे। बाहर से लोग आए,
उनको पता चला यहाँ पे जो अमेरिका में बहुत सारी खान है, अभी बताया था दूसरी संस्कृति में खनन का कार्य भी होता था, तो यहाँ पे बहुत सारी खान है। अब जो लोग स्पेन या पुर्तगाल से आ रहे हैं तो वो खुद तो खुदाई करते नहीं थे, किसको, उनको गुलामों की, दासों की जरूरत होती थी, तो वो कुछ लोगों को यहाँ से बंदी बना देते थे, कुछ अफ्रीका से लेकर आते थे गुलामों को दास बनाने के लिए। आपको पता है बाद में फिर इसके लिए काफी विद्रोह भी होते, काफी संघर्ष होते हैं इसको, इस नस्ल को या अफ्रीका गुलाम दास प्रथा को बंद करने के लिए। तो यहाँ से ही स्टार्टिंग होती है, दास लेके आए, दास बनाए गए खानों में उनसे काम कराया जाता था, तो ये प्रोसीजर चलता रहा। इसमें क्या बता रहा है कि जो अमेरिका के लोगों पर यूरोपवासियों की विजय का एक दुष्परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका लोगों की पांडुलिपि स्मारक, अमेरिका लोगों की अपनी जो पांडुलिपि थी, उनके जो स्मारक थे, ठीक है, अब क्या थी पांडु क्या, जिसपे उन्होंने कुछ लिखा हुआ था अपनी संस्कृति के बारे में, अपने राजाओं के बारे में, जो कुछ भी लिखा हुआ था सब नष्ट हो गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर मानव विज्ञान एंथ्रोलॉजी द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ, कहते हैं कि पहले तो सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, फिर ये मानव विज्ञान आया, ठीक है, विज्ञानियों ने इनकी जो संस्कृति, इनकी कल्चर से, इनकी चीजों को जो समाप्त हो चुकी थी उनको जानने की कोशिश की, दोबारा से उस टॉपिक को उठाया, ठीक है। 1911 में इकाई शहर माचू पिचू की फिर से खोज की गई, कह रहे कि 1911 में अमेरिका का शहर है माचू पिचू, इसकी दोबारा खोज की गई, इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी एकत्रित की गई, हवाई जहाजों से ऊपर से नीचे की पिक्चर से मतलब ली गई, जिससे पता चला कि यहाँ बहुत सारे शहर जंगलों से ढक चुके हैं। तो कहते हैं कि उनका कल्चर जो समाप्त हो चुका था, आज भी पता चलता है, जब जहाजों से उनकी पिक्चर्स ली गई है ऊपर से, तो नीचे ऐसा पता चलता है कि जो बहुत सारे शहर थे जो जंगलों से ढक चुके हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोपवासियों के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में मूल निवासियों के पक्ष में तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपियों के पक्ष में इसका विस्तारपूर्ण, मतलब ये क्या कह रहा है कि आम लोगों के बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, यूरोप वासियों ने अपने बारे में ज्यादा लिखा हुआ है, या यहाँ वहां की जो विकसित जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में लिखा हुआ है, आम लोगों के बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, ये चीज इसमें बताई जा रही है। नेक्स्ट है अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के निकटवर्ती द्वीप समूह में हजारों वर्षों से रहते आए थे। बिल्कुल, बहुत सारे कह रहे हैं कि जन समुदाय जो बहुत पहले से रहते आए, जिनके बारे में पता ही नहीं है वो कब से रहते आए हुए हैं, ठीक है, वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के द्वीप, छोटे छोटे द्वीप, आइसलैंड जिनको बोलते हैं, उन पर रह रहे थे। एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीप, साउथ सी आइसलैंड में जाकर लोग वहां बसते थे। दक्षिण अमेरिका के घने जंगल पहाड़ों से ढके हुए थे, आज भी उनका बहुत सारा एरिया ढका हुआ है जंगलों से। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी मीलों तक वहां के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ है? अमेजन नदी कहाँ में मिलती है? अमेरिका में। मध्य अमेरिका, मैक्सिको के समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके के घने बसे हुए थे, जबकि अन्य जो एरिया है, क्या कहना चाह रहा है वो समझ लीजिए। बहुत सारे जन समुदाय, बहुत ज्यादा अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग इधर एरिया में अपने अपने लोग जिनकी आपस में बनती है, अपने विचार मिलते हैं, अलग रह रहे हैं। फिर दूसरी जगह जाके कुछ अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से जलते भी थे, ईर्ष्या भी होती थी, या फिर एक दूसरे से लेन देन भी करते थे, हर तरह की चीज होती थी। जैसे आपको बताया, जैसे अलग अलग कास्ट अब बनी हुई है, तो वो एक अलग अलग, कोई कास्टिज्म नहीं था, अलग अलग समुदाय बने हुए थे। तो ये कह रहे हैं कि उत्तर अमेरिका में भी था और दक्षिण अमेरिका में भी था, अलग छोटे छोटे से द्वीप, आइसलैंड, मैंने अभी बताया आपको, बहामा द्वीप है जो अभी अभी पढ़े थे हमने, बहुत सारे द्वीपों पर ये अलग अलग समुदाय रहते थे, बिल्कुल दूर दूर, ठीक है। और एक नदी थी यहाँ पे अमेजन, जो बहुत सारे जंगलों से होकर गुजरती थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब उन द्वीप समूह में कौन कौन से लोग रहते थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कैरिबियन द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह का मतलब होता है जो कैरिबियन सागर के पास वाला जो एरिया है, कैरिबियन द्वीप समूह। और ब्राजील के जन समुदाय, ब्राजील भी वहां का ही इलाका है। ब्राजील मैंने आपको बताया था, ब्राजील एक जंगल, एक पेड़ों के नाम से अमेरिका की एक जगह का नाम ब्राजील पड़ा। और इन दोनों के बीच कौन कौन से जन समुदाय थे, क्या बातचीत थी, वो देख लीजिए। अरावाकी लुकायो,
ये एक जन समुदाय, जैसे हम याद करो भी एक कास्ट है, एक जाति थी या एक समुदाय था, अरावाकी लुकायो। ठीक है, इसका क्या है, इसके बारे में, लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह और बृहत्तर एंटीलीज में रहते थे। देखिए ये रहा एंटीलीज, बृहत्तर एंटीलीज, ये क्या है, एक आइसलैंड है, ये वाले एक आइसलैंड है ये वाला। ठीक है, एक आइसलैंड है बहामा। बहामा अरावाकी एक समुदाय था, वो यहाँ पर इन वाले एरियो में रहता था। तो वो आपको सिर्फ ये बताया कि जो ये कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर है, इसके पास वाले एरिया को कैरिबियन क्षेत्र बोला गया है। यहाँ पे द्वीप है, आइसलैंड है, इन पर लोग रहते थे, अरावाकी लोग रहते थे। तो इसी यही चीज आपको बता रहा है कि अरावाकी लुकाय समुदाय कैरिबियन सागर में स्थित क्या सैकड़ों द्वीप, बहुत सारे द्वीप थे, ठीक है, जिन्हें आज बहामा कहा जाता है, जिन्हें आज बहामा कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है जिन्हें आज बहामा कहा जाता है। तो वो ये कह रहा है कि, और दूसरा है एंटीलीज, ये भी एक द्वीप था, यहाँ पर लोग रहते थे। तो अरावाकी समुदाय था वो बहामा द्वीप में रहता था, और दूसरा जो द्वीप था वो एंटीलीज, इन द्वीपों के अंदर ये वाले समुदाय रहते थे। समझ आ गया? खुद से पढ़ते समझ नहीं आता कि पता नहीं क्या बोला, क्योंकि लैंग्वेज इनकी जो लिखने वाली लैंग्वेज होती है बहुत टेढ़े तरीके से लिखी जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कैरिब नाम के खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज, मतलब एक तो ये आपका समुदाय हो गया ये, ठीक है, और एक अलग से आ गया आपका ये वाला कबीला, ये खूंखार, जैसे हम पढ़ते हैं ना चंगेज मंगोल खूंखार टाइप के माने जाते थे, ऐसे भी एक खूंखार कबीला था। इसने क्या किया, ये जो लघु एंटीलीज द्वीप था इससे सभी अरावकियों को खदेड़ दिया, यहाँ से भगा दिया। इसके विपरीत अरावक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत करना, सॉल्यूशन करना बातों को पसंद करते थे। कैरिब थोड़े झगड़ालू थे, इसलिए इन्होंने सोचा इनके साथ मत्था मारने की कोई जरूरत नहीं, ये वहां से चले गए। ठीक है, तो स्पेशल हम पढ़ते हैं अरावकी के बारे में। ये बातचीत करना पसंद करते थे, झगड़े का निपटारा मतलब बातचीत से ही पसंद करते थे। कुशल नौका निर्माता थे, मतलब नाव बनानी इनको आती थी। पेड़ों के खोखले तनों से अपनी डोगियां बनाते थे और उनमें बैठकर समुद्र में बहुत दूर दूर तक यात्रा किया करते थे। खेती, शिकार, मछली पकड़ना, ये जीवन निर्वाह करना इनका कार्य था। अरावक संस्कृति के लोग मुख्य क्या चीजें खास थी इनमें देख लीजिए। मिलकर खाद का उत्पादन करते थे, मिलकर खाना खाते थे। ऐसा नहीं था कि समुदाय का कोई भी व्यक्ति रह जाए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहिए, सभी को खाना मिलना चाहिए, वो इनके अंदर चीजें थी। उसके बाद बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावक समाज में भी समन लोग, कष्ट निवारक और यही लोग तथा परलोक के बीच, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो बहुत सारे हम कल्चर्स पढ़ते आए हैं कि इसमें ऐसा करोगे तो आपको दूसरे लोक में ऐसा मिलेगा, अगर अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, अपने साथ ये वाली चीजें साथ जाएंगी, ये करो वो करो। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अरावक लोग सोने के गहने पहनते थे, बट वे सोने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सोने के गहने पहनते थे पर सोने को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उनके लिए सोना इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं था, बट उनको वो ज्यादा मतलब ज्यादा पसंद क्या करते थे, कांच का मन का, उनको ज्यादा सुंदर लगता था। देखो ये अरावकी लोग क्या थे, सोना पहनते जरूर थे क्योंकि उनके पास अवेलेबल था, बट उससे ज्यादा उनको अच्छा क्या लगता था, कांच का मन का, क्योंकि उसकी जो चमक है वो उनको अच्छी लगती थी। नेक्स्ट है, उनके अंदर बहुत सारी कलाएं थी, बहुत सारी चीजें थी। अरावक का व्यवहार बहुत ही उदार था। वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। कि जो स्पेनी लोग थे वो क्या लेने के लिए आए थे, सोना चांदी। तो अगर वे ढूंढते थे ना तो उनकी हेल्प करते थे कि ठीक है आप ढूंढो, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यहाँ से सोना लेके जा रहे, नहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो स्पेन वालों का जो बिहेवियर है बहुत क्रूरता वाला हो गया था, जब वे वहां रहने लगे और उन्हें क्रूरता वाला बिहेवियर करने लगा था, तो वो कुल मिला के उससे भी इरिटेट हो गए थे और काफी हद तक उनका कल्चर तहस नहस हो गया था। नेक्स्ट है तूपी नाम्बा। ये क्या भाई,
तूपीनामा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। अब से सीधा वर्ड पूछा जाए तूपीनामा, इसी तरह के वर्ड आ जाते हैं एग्जाम में, यही वर्ड आ जाते हैं। तूपीनामा क्या होता है? तूपीनामा ये भी एक कास्ट समुदाय का ही, लोगों का ही नाम डाला गया है। तूपीनामा कहाँ रहते थे? जंगलों के जो आसपास गांव थे वहां रहते थे, जहां पर बहुत जंगल थे, जिन पेड़ों का नाम था ब्राजील। ठीक है, और उस ब्राजील पेड़ के नाम पर इस जगह का नाम ब्राजील पड़ा। वे खेतों के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने के लिए उनके पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए और लोहा वगैरह की कोई चीज उनके पास नहीं थी। पर फल फूल सब्जियां ये सब उनको अवेलेबल मिल जाती थी, तो उनको ज्यादा दुखी नहीं होना पड़ता था। उनकी खुशहाल आजादी को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे कौन? यूरोपवासी। यूरोपवासी उनकी खुशहाल लाइफ को देख के इरिटेट होने लगे थे। नेक्स्ट है, क्यों? ना उनका कोई राजा था, ना उनकी कोई सेना थी, ना कोई चर्च था, उनकी अपनी जिंदगी थी। तो इसको देख के क्या लगा यूरोपवासियों को कि इनकी कितनी फ्री लाइफ है। आपको पता है अक्सर दूसरों की फ्री लाइफ या किसी की अच्छी लाइफ को देख के लोगों को जलन फील होने लग जाती है कि उसको इतनी अथॉरिटी क्यों है, इसको इतनी फैसिलिटी क्यों है, इतना खुश कैसे रहते हैं। तो वही चीजें स्टार्टिंग से चली आ रही है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। एक मिनट देखिए, कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैरिबियन अक्षेत्र में जो द्वीप में लोग रहते थे उनको कैरिबियन द्वीप समूह के लोग कहा जाता था। ठीक है, ब्राजील नामक एरिया में जो समुदाय रहता था उसको ब्राजील समुदाय कहा जाता था। तो यहाँ पे जो समुदाय था वो कौन सा था? तूपीनामा था। यहाँ पे जो समुदाय था वो कौन सा रहा है आपका? अरावाकी लुकाय समुदाय रहा है। तो इन दोनों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप थे। ठीक है, बहामा, लघु एंटीलीज, ये सारे द्वीप थे, यहाँ पर अरावाकी लोग रहा करते थे। उसके बाद क्या होता है कि एक नई खूंखार प्रजाति या खूंखार कबीला आता है जिसको बोलते हैं कैरिब कबीला। ठीक है, वो इन लोगों को इस वाले द्वीप से भगा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं कि जो अरावाकी लोगों का नेचर था बहुत ही सॉफ्ट नेचर था। वो अच्छे से कार्य करते थे, सब मिलकर उगाते थे, सब मिलकर खाते थे, ये सारी चीजें उनके अंदर थी। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी बुनने की कला, ये सारी कला उनके अंदर थी। नाव नौका वो बनाते थे, उससे बैठकर उसमें दूर दूर तक समुद्र तक जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। ऐसे नहीं कि वो उसके किनारे पर जाते थे, नहीं, जैसे बैठते थे उसमें, समुद्र तो बहुत बड़े बड़े होते थे, वो उसको पूरा नहीं पार करते थे, मतलब यात्रा करते थे उसमें, पानी में गए फिर वापस आ गए, फिर गए, ऐसे घूमते रहते थे। उसके बाद उनकी जो मेन चीजें तो रहेगी मक्का, मीठे आलू, अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा, ये अरावाकी लोग क्या करते थे? उत्पादन किया करते थे। उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनमें खास बात यही हो चुकी है कि वे आपस में क्या मिलजुल कर रहते थे और वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। जो बड़े बुजुर्ग होते थे उसके अधीन अपने आप को संगठित करके रहते थे कि भाई हमारे दादा परदादा, फिर हम उनके साथ ही रहेंगे, जो हमारे मामा फुआ मौसी सब इकट्ठे रहते थे। ठीक है, इहलोक और परलोक के बीच, मतलब इहलोक इसी लोक में, परलोक मतलब दूसरे लोक में, हम जमीन पर रह रहे हैं उसको, और मरने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच भी वो चीजों को डिस्कस करते थे, उनके माइंड में चीजें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है अरावक लोग सोने के गहने पहनते थे पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थे। उनके कांच के मोती के जो कांच की जो चीजें बनी हुई थी उनको ज्यादा सुंदर लगती थी। यूरोपवासी वो सोना दे देते थे, बदले में कांच की चीजें ले लिया करते थे, सोने में ढूंढने में उनकी हेल्प वो करते थे। ठीक है, बाद में जब स्पेन वासी उनके लिए क्रूर बिहेवियर करने लगे, उन्हें मारने दबाने लगे, उसके बाद ही इस जो संस्कृति कल्चर्स का विनाश होने स्टार्ट हो गया था। तूपीनामा भी वे लोग थे जो कहाँ पर रहते थे? जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे, जहां पे ब्राजील नामक पेड़ थे, उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम ब्राजील पड़ा है। यहाँ के जो लोग हैं ब्राजील के बहुत ज्यादा खुश रहते थे, उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता था, ना उनका कोई राजा था, ना कोई सेना थी, ना कोई चर्च था, ना कोई पादरी था। तो उसको देख के यूरोपवासी बहुत खुश रहते थे कि देखो इनकी लाइफ कितनी अपने आप कितनी एकदम फ्री है। अब होता है मध्य और दक्षिण अमेरिका की राज व्यवस्थाएं। मध्य और दक्षिण अमेरिका की जो राज व्यवस्थाएं है, कैरिबियन और ब्राजील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुसंगठित राज्य थे। वहां मक्के की उपज अधिक आवश्यकता में होती थी। जो एस्टेक, माया और एका जन समुदाय की शहरीकृत सभ्यता, मतलब क्या कह रहा है समझ लीजिए।
ज़्यादा कंफ्यूज करने की होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं कैसी थी, मतलब वहाँ पे जो ये नगर शहर है वो कैसे पनपे। तो वो ये कह रहे हैं कि मक्का का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था एक्सेस में, खा भी ले जमा भी कर ले, तो उसकी जो है बाहर उसको सर्व किया जाता था, बाहर भेजा जाता था, व्यापार किया जाता था और उससे आमदनी होती थी, बदले में कुछ चीज़ें आती होंगी। तो उससे ये जो कुछ एरिया हैं विकसित हुए, जैसे एस्टेक, माया, इका, ये सभी शहरी की सभ्यताओं का आधार बनी। क्या? मक्का की जो उपज है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एस्टेक जन। अब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एस्टेक, माया और इका। एस्टेक, माया और इका। देखिए एस्टेक के बारे में पढ़ेंगे, माया संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और दक्षिण में जो इका साम्राज्य है इनके बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसी संस्कृति थी, कैसे अलग अलग लोग बसे हुए थे और किस तरीके से। अभी तो हमने किन के बारे में पढ़ा, वो द्वीप थे, ठीक है। अभी तो हमने इन लोगों के बारे में पढ़ा, यहाँ पे थे एंटीलीज, कैरिबियन सागर, बहामा, यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे अरावकी लोग। अभी हम पढ़ रहे हैं इन लोगों के बारे में क्योंकि इनका आपस में कुछ नहीं था, ठीक है, और ये अलग है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले कौन सा आता है आपका, एस्टेक जन, ठीक है। 12वीं शताब्दी में एस्टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए। जो वाला एरिया है, ये वाला जहाँ पे एस्टेक साम्राज्य है, यह मैक्सिको की घाटी है, मैक्सिको की घाटी। उत्तर अमेरिका से आकर वो यहाँ के लोग बस गए थे। मैक्सिली नामक देवता के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा। जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर उन्हें पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे, टैक्स लेने लगे। एस्टेक लोग श्रेणीबद्ध था। एक मिनट। अब जात वर्ग के वे लोग शामिल थे जो उच्च, अब समझ लीजिए हम पढ़ रहे हैं ये वाला जन, ये वाले समुदाय क्या था, इसमें उत्तर से आए लोग मध्य की मैक्सिको खाड़ी में बस गए, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे, इन जो नॉर्मल जनजाति थी उनको भगा दिया। ज्यादातर एज़टेक कौन से थे, जो अभिजात उच्च कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे। उन्होंने आम जनजातियों को, नॉर्मल लोगों को भगा दिया यहाँ से, कहाँ से, मैक्सिको की खाड़ी से, और अपना एक नया साम्राज्य एज़टेक साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ये कौन थे भाई, पुरोहित थे, ये सब चीजें थी, प्रतिष्ठा प्रदान की जाती थी इनको। ये क्या कह रहा है, एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था, मतलब श्रेणी अलग अलग श्रेणियों में डिवाइडेड था। क्या था, अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुल पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी कि पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और सरकार, सेना तथा पुरोहित क्रम ऊंचे पदों पर, मतलब कुल मिला के ये है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर उनको रखा जाता था, ठीक है। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। यहाँ पे क्या था, एज़टेक जन में, और ब्राजील का जिक्र आए वहां पे कोई राजा नहीं था, पर एज़टेक साम्राज्य ही जहां नाम आ गया साम्राज्य, तो राजा तो वहां होगा। तो यहाँ पे राजा को किसका माना जाता था, सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक है। यहाँ सारे डिपार्टमेंट थे। नेक्स्ट चलते हैं, एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, ठीक है। एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, जंगल, पानी बहुत ज्यादा था। तो भूमि उद्धार, जल में से जमीन लेकर इसकी कमी को, जल को सुखाया गया, वहां पे जमीन जो बची हुई थी उस पर खेती वेती करने की कोशिश की गई। तो भूमि उद्धार मतलब जल को, न कि पेड़ों की कटाई को, जल को सुखाया गया। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हुई। सरकंडों की बहुत बड़ी बड़ी चटाइयां बुनते थे वो, मिट्टी तथा पत्तों से ढककर। उन्होंने एक मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाया जिसे चिनाप्पा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा डायरेक्ट। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि एज़टेक लोगों ने कहाँ पे चिनाप्पा टापू या चिनाप्पा क्या बनाया, हाँ टापू बनाया, तो वो कहाँ पे बनाया था, मैक्सिको खाड़ी में, ठीक है। मैक्सिको झील में या मैक्सिको खाड़ी में इन्होंने एक टापू बनाया जिसको बोलते हैं कृत्रिम, ठीक है। टापू ये प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। चिनाप्पा टापू की बनाया कि इन्होंने एज़टेक समुदाय ने, इन वाले लोगों ने, ठीक है। किससे, सरकंडों की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर, मिट्टी तथा पत्तों से ढककर ये चीजें बनाई थी। बहुत ज्यादा उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गई जिन्हें 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोक्टिलान, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये चीजें याद रखना, पूछेंगे कि एज़टेकों की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कौन सी थी। एज़टेक जन की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, तो वो कैपिटल आपको याद रखनी है, कौन सी है भाई, यहाँ पे शायद नहीं ऐड है, हाँ ये रही, टेनोक्टिलान,
टेनोक्टिटलान, टेनोक्टिटलान, टेनोक्टिटलान ये वाली कैपिटल रही है किसकी, एज़टेक साम्राज्य की। तो उन्होंने इनकी जो कैपिटल पूछी जाए आपसे वो क्या थी, तो वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। टेनोक्टिटलान किसकी कैपिटल थी, एज़टेक समुदाय की। आगे चलेंगे, साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। जो स्टार्टिंग थी ग्रामीण आधार थी, ठीक है, ग्रामीण आधार पर था। मक्का, फलिया, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, ये सब आलू, मेन तो आलू का ही बहुत ज्यादा, मीठे आलू, आलू आलू, मक्का आलू, इनका बहुत ज्यादा जोर है। यही जो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में मक्का, आलू ये सब अमेरिका से आए हैं। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता था, कुल का होता था। सामूहिक रूप से पूरा करवाया जाता था कार्य, ठीक है। और अभिजात की जमीनों से जुड़े रहते थे। फसल में कुछ जो गरीब लोग होते थे, आम लोग होते थे, वो अभिजातों की जमीन को लेते थे। कुछ हिस्सा, कुछ फसल उनको भी मिलती थी जब उस पर वो काम करते थे, जो हम अक्सर पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में। एज़टेक लोग इस बात को पूरा ध्यान रखते थे कि सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाए, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एज़टेक लोग थे जो, वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। क्या ध्यान रखते थे, कि सभी बच्चे स्कूल जाए, कंपल्सरी स्कूल जाना है बच्चों को, ठीक है। जो कुलीन वर्ग के बच्चे, काल मेकाक, ये याद रखना है, काल मेकाक क्या होता है, काल मेकाक में भर्ती किए जाते थे जहां पर सेना और धार्मिक नेता बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बाकी जो बच्चे होते थे वो पड़ोस के तेपोकली स्कूल में जाते थे, जिसमें इतिहास, पुराण, धर्म, उत्सव, गीत और ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार, और लड़कियों को घरेलू काम सिखाया जाता था। देखिए, एज़टेक जो समुदाय था या साम्राज्य था या जन थे, कंपल्सरी था कि स्कूल जाए बच्चे। दो स्कूलों के अलग अलग नाम डिवाइड किए हुए थे। एक तो था काल मेकाक और दूसरा था तेपोकली। काल मेकाक का मतलब होता है जिसमें पुरोहित की और सेना की जो ट्रेनिंग दी जाती थी। बाकी तेपोकली में आम जो आपके इतिहास है, पुराण है, धर्म है, गीत है, ये सब चीजें दी जाती थी। लड़कियों को एजुकेशन पे कोई ज्यादा जोर नहीं, घरेलू काम के बारे में ही बताया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भाई टेम्पल्स है, माया संस्कृति के बारे में है। 8वीं शताब्दी, टिकल, ग्वाटेमाला, माया जो कल्चर, हम माया लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में दिखाया गया है, इनकी चीजों के बारे में भी, कैसी कैसी इनकी संस्कृति थी, ठीक है। एज़टेक साम्राज्य के बाद में दिखाई देना बंद हो गया, धीरे धीरे असंतोष फैल गया, मतलब कुल मिला के खत्म हो गया, ये बता रहे हैं माया लोग। अभी हमने पढ़ा कौन कौन से, अरावकी समुदाय, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, ब्राजील, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, एज़टेक साम्राज्य। अभी हम पढ़ रहे हैं माया संस्कृति या माया लोग, मोह माया। मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। मक्का की खेती उनके सभ्यता का आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने से, काटने से जुड़े हुए थे। क्या कह रहा है, मक्का ही मक्का, मैक्सिको की खाड़ी जहां पर एज़टेक साम्राज्य था, वहां पर एक दूसरी और समुदाय उससे थोड़ा नीचे ही था। जैसे यहाँ पे आपका एज़टेक था, उससे थोड़ा नीचे यहाँ आपकी माया संस्कृति थी। यहाँ पे माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। जो पॉलिटिकल पावर थी वो इनके पास कम थी एज़टेक समुदाय की अपेक्षा। थे तो इनके पास ही, बट ये थोड़े कम थे इनके पास चीजें। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार बनी। मक्के की खेती, उन्होंने अनेक धार्मिक क्रियाकलाप, उत्सव में, मतलब क्या कह रहा है कि उनका कोई भी फेस्टिवल होता था ना, तो वो ज्यादातर मक्के को बोना, मक्के को काटना, इन सब से रिलेटेड होता था, ठीक है। तो कोई भी फेस्टिवल मक्का बोना, उगाना, काटने से जुड़े हुए होते थे। तो पूछा जाए कि कौन सी संस्कृति का ज्यादा संबंध या मुख्य आधार मक्का थी, तो माया लोग, ठीक है। क्योंकि मक्का को बोना, मक्का को काटना, वो सब डिपेंड करता था, उसी के लिए सेलिब्रेशन करते थे, ठीक है। तरीके उन्नत थे, कुशलतापूर्वक थे, बेशुमार पैदावार होती थी। शासक वर्ग, पुरोहित और प्रधान एक उन्नत संस्कृति का विकास करने की सहायता मिली। मतलब कुल मिला के एक अच्छा कल्चर्स पैदा हुआ माया लोगों में। चित्रात्मक लिपि भी थी, ये चीजें याद रखनी आपकी। कौन सी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि भी थी। नेक्स्ट है पेरू में इका लोग।
मैंने आपको दक्षिण अमेरिका वाला जो एरिया दिखाया है और यहाँ पे था कौन सा, इका संस्कृति। तो अब आते हैं पेरू के इका लोग, जगह पेरू के इका लोग, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब क्या है, अलग अलग समुदाय हम पढ़ रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका देश संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू के क्वेचुआ या इका लोगों की संस्कृति थी। अब ये कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि ये जो पेरू, ये इका सभ्यता संस्कृति है वो कहाँ से थी, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से। एस्टेक समुदाय मध्य से था, कहाँ से था, माया संस्कृति कहाँ से थी, ठीक है, या फिर आपको अरावकी कौन से द्वीप पे, कौन से सागर के आसपास स्थित थे, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका देश संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू के क्वेचुआ या इका लोगों की संस्कृति, देखिए समझिए, पेरू एरिया है, वहां पे लोग इका, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये वाला कल्चर्स था ना, ये वाला संस्कृति थी ना, तो उन समुदाय का नाम था क्वेचुआओ या इका, क्वेचुआओ या इका भी बोल सकते हैं समुदाय को, और उसको क्वेचुआओ भी बोल सकते हैं। क्वेचुआओ क्यों बोलते हैं तो देख लीजिए, प्रथम क्योंकि वहाँ की जो जनजाति है, वहाँ की जो लैंग्वेज की वजह से शायद इसको क्वेचुआ बोलते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रथम इका शासक मैको कपाग ने कुजको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 9वें इका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ। अतः इका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक फैल गया। अब मैं समझाती हूँ आपको, क्या पढ़ रहे हैं, इका समुदाय, ठीक है। इका समुदाय का जो राजा आया था सबसे पहले, वो कौन था, इका शासक मैको कपाग। उसने कैपिटल बनाई कुजको, ठीक है। कौन सी कैपिटल बनाई, कुजको। देखिए ये दक्षिण वाला एरिया है, ठीक है, अमेरिका का दक्षिण वाला एरिया है, यहाँ पर ही हमने पढ़ा था। अब इसको, ये पेरू वाला एरिया, यहाँ पे इका सभ्यता थी, उन्होंने लास्ट वाले उसमें देखा हुआ है, लास्ट वाले उसमें तो एका सभ्यता थी। यहाँ पे ही जो कैपिटल बनाई गई थी, यहाँ पे कुजको कैपिटल थी। कौन सी थी, कुजको कैपिटल। जैसे ही कैपिटल किसने बनाई थी, दूसरी वाली जो कैपिटल है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, दूसरी वाली जो कैपिटल है वो एस्टेक लोगों ने बनाई थी, मैक्सिको की खाड़ी में इन्होंने भी कैपिटल बनाई है, इसका नाम है कुजको। तो आपसे पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज मत होना, जो कुजको कैपिटल थी वो इका समुदाय के लोगों की थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, मैको कपाग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो अगला आया था शासक, अगला शासक आया था 9वां इका शासक आया, उसने इसको विस्तार किया, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक इसका विस्तार किया, इक्वेडोर से चिली। आपको पता है अमेरिका में इक्वेडोर जगह है और इक्वेडोर से चिली तक 3000 मील तक इस वाले इका संस्कृति को फैला दिया, ठीक है। तो आपसे स्टार्टिंग में पूछा जाए कुजको राजधानी किसने बनाई, तो जो फर्स्ट शासक था उसने बनाई थी, मैको कपाग ने, ठीक है। बाद में 9वें जो शासक ने उसने क्या किया था, इक्वेडोर से चिली तक इसको फैला दिया था, ठीक है। ओके, तो यहां तक हाँ, ओके। तो फिर जो है इक्वेडोर से चिली तक ही पूरा इसने फैला दिया था। नेक्स्ट है साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, राजा ने ही संपूर्ण शक्ति निहित थी, राजा की ही संपूर्ण शक्ति निहित थी, वह ही सत्ता का उच्चतम सोर्सेस मतलब उत्तम स्रोत माना जाता था। एक मिनट भाई, उसमें है साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत मतलब क्या होता है, केंद्रीकृत का मतलब है एक सिस्टमैटिक तरीके से शक्तियों को चलाया गया था, ठीक है। राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते हुए कबीले जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रशासन और प्रशासन की भाषा क्वेचुआ थी, ठीक है। क्वेचुआ मतलब ये कह रहे हैं कि प्रशासन की भाषा क्वेचुआ थी, सभी लोगों को इसलिए क्वेचुआ भाषा बोलनी पड़ती थी, ठीक है। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा होती थी, एक कबीला अपने शासन के प्रति निष्ठावान होता था, स्थायी शासकों उनके सैनिक सहयोग भी मतलब प्राप्त होता था, पुरस्कृत किया जाता था उनको। इस प्रकार एस्टेक साम्राज्य की ही तरह इका साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। ये क्या कह रहा है, एक केंद्रीकृत मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से
प्रशासन चलता था। प्रशासन की जो है लैंग्वेज थी वो क्वेचुआ थी और क्वेचुआ लैंग्वेज ही आम लोगों को बोलनी पड़ती थी। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर थी और जो आबादी है वो 10 लाख से ज्यादा मानी जाती है। एस्टेक लोगों की तरह इका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। एस्टेक लोगों की तरह इका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। एस्टेक लोगों की तरह इका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। तो ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत सारे एस्टेक लोगों ने बहुत सारे भवन वगैरह बनवाए थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर टैलेंट था। तो ये कह रहे हैं कि इका लोगों के अंदर भी टैलेंट था। इका लोगों ने भी क्या किया था, उच्च कोटि के भवन बनाए, पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक, यहाँ पे शो हो रहा है, इक्वेडोर से चिली तक सड़कें उन्होंने बनाई थी। ठीक है, इक्वेडोर, ये रहा चिली और ये रहा इक्वेडोर। इक्वेडोर से चिली तक इन्होंने क्या बनाई थी, सड़कें बनाई थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार भी किया था किसने, 9वें शासक ने। यहाँ से यहाँ तक विस्तार किया, यहाँ से यहाँ तक सड़कें बनाई। तो ये सारी चीजें यहाँ तक पूरी कौन सी संस्कृति फैला दी थी, इका संस्कृति। इका संस्कृति, ये याद रखना आपको। ओके, तो ये चीजें हैं। और बारीक मतलब शिलापट्टियों को इतनी बारीक तरीके से तराशा गया कि उनको मतलब मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत सारे अच्छे तरीके से चीजें बनाई लगी। मिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए सल्क पद्धति का प्रयोग किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सल्क पद्धति मतलब फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, सल्क पद्धति का मतलब होता है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग का प्रयोग किया गया। तो पूछा जाए फ्लेमिंग या सल्क पद्धति का प्रयोग कौन सी संस्कृति वाले लोगों ने किया है, तो इका संस्कृति वाले लोगों ने किया है। ठीक है, कई शिलाखंड वजन में 100 मैट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलालेखों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से कराया जाता था। कहते हैं कि बड़े बड़े जो पत्थर उसको ले जाना पड़ता था और मजदूरों से बड़ी ही सावधानी पूर्वक ये कार्य कराया जाता था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत, जो सीढ़ीदार खेत जो बनाए जाते थे, आपको भी देखे होंगे सीढ़ीदार, जो पहाड़ी इलाकों में है सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियां काफी विकसित की गई यहाँ पे। हाल ही में यह बताया गया कि 15वीं शताब्दी में एंडियाई अधियाकाओं में मतलब ऊंची भूमियों में खेती आज की तुलना में काफी अधिक परिणाम में की जाती थी। इका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते थे। श्रम और लामा को भी वो पालते थे। ठीक है, किसको पालते थे, लामा। अब एक बार दोबारा देख लीजिए तब अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है जो, इसको पहले कंप्लीट कर लेते एक बार। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी उच्च कोटि की थी। ये सब हम इका के बारे में पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबके अपने अपने टैलेंट थे। हिसाब लगाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्यूपू क्या होता है, क्यूपू, क्यूपू, क्यूपू क्या होता है, मतलब हिसाब लगाने के लिए प्रणाली। एक डोरी होती है, उसमें एक एक मीटर मतलब एक ऐसे माप बना देते हैं। इतनी दूरी पर एक गांठ लगा दी, फिर इतनी दूरी पर एक गांठ लगा दी, तो इतना एक हम कहते हैं ना 1 इंच 2 इंच वो वाला। तो उन्होंने उस गांठ लगा के डोरियों में अपना एक हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ विद्वानों का विचार है कि इका लोग इन धागों में से एक किस्म का संकेत बुनते थे। इका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था। इसका मतलब यह था कि जब एक बार इका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखलाएं तुरंत टूट जाती थी। क्या कह रहे हैं, एक पिरामिड के आकार का था। ठीक है, सबसे पहले से राजा, फिर मंत्री, फिर उसकी परिषद है, उसके पास जनता है, ऐसे करके। ठीक है, अगर राजा को पकड़ लिया गया तो पूरा पिरामिड क्या होता था, टूट कर बिखर जाता था। एस्टेक और इका संस्कृतियों की कुछ समानताएं थी और वे यूरोपीय संस्कृतियों से बहुत डिफरेंट थी। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहां यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहित और समनों के सम्मान में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनकी परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग होता था, क्योंकि सोने यहाँ पे बहुत था, सोना चांदी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। यूरोपवासी की खोज यात्राएं, पहले एक बार हम इसको पढ़ेंगे, फिर आगे इसकी खोज यात्राएं पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ो पहले। पेरू इका लोग, पेरू इका लोग, एरिया था पेरू, वहां पे संस्कृति कल्चर्स कौन सी थी, इका लोग। ठीक है,
दक्षिणी अमेरिका वाला एरिया था ये। क्वेचो या इका संस्कृति इसको बोली जाती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्वेचो या फिर इका भी बोला जाता था। 12वीं शताब्दी के प्रथम इका शासक मैको कपाग ने क्या किया था, यहाँ कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था कुचको। क्या कैपिटल का नाम था? कुचको नाम था। दूसरा जो 9वां शासक आता है कुचको, अच्छा दूसरा जो शासक आता है उसने इसका विस्तार किया काफी बड़ा, ठीक है, कहाँ से? इक्वेडोर से चिली, मतलब इक्वेडोर से स्टार्ट किया और चिली तक, जो मैंने आपको भी बताया था। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, राजा में संपूर्ण शक्तियां नहीं थी और वह ही सत्ता का उत्तम स्रोत था। नए कबीलों की जनजातियों को पूरी तरह भीतर मिला लिया जाता था। प्रशासन की भाषा क्वेचुआ ही बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एज़टेक साम्राज्य की तरह इका साम्राज्य भी इकाइयों, मतलब एक इकाई बनी हुई थी, एक संघ बना हुआ था, उसी के अंडर में कार्य करते थे। उच्च कोटि के भवन थे, किसकी तरह? एज़टेक लोगों की तरह। चिली, इक्वेडोर से चिली तक सड़कें बनवाई गई थी, आने जाने के लिए सड़कें बनवाई गई थी। नेक्स्ट है, काम को, चीजों को, भवनों को बहुत ही बारीकी तरीके से तराशा जाता था, इसको सल्प पत्ती या फ्लेमिंग कहा जाता था। शिलालेख, शिलाखंड वजन में 100 मैट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन इनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते थे और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियां विकसित की जाती थी। ये सारी चीजें याद रखनी है। इका के लोग, मक्का, मक्का तो सभी है, मक्का तो आपको पता है, ये आपके इका है, एज़टेक है, माया है, सभी के पास क्या थे? मक्का की खेती के सोर्स थे, उसी के आधार पर ये विकसित हुए थे। बट मेनली जो बेस माना जाए, मेनली आधार माना जाए, वो माया लोगों का था मक्का, ठीक है। तो मक्का, आलू और भोजन सम, ये लामा भी पालते थे, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, इसको बाद में पढ़ेंगे। उनकी बुनाई, बुनना मतलब चटाई वगैरह बुनते थे ना, बुनाई, बर्तन बनाने की कला, उच्च कोटि लेखन, ये सब प्रणालियां का विकास नहीं किया। सॉरी, क्या कह रहे हैं, उन्होंने बुनाई और मिट्टी के बर्तन की कला जो उच्च कोटि की थी, बट लेखन का जो विकास नहीं हुआ था, लेखन का नहीं हुआ था, ये तो हमें पता, अब तक लेखन का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। हिसाब लगाने के लिए एक क्या बनाया गया, एक माप तैयार किया गया, पैमाना, क्यूपू। इससे क्या लगाया जाता है, एक डोरी में गांठें लगाई गई जिससे गणितीय हिसाब किताब लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद प्रशासन का ढांचा पिरामिड तरह का था, अगर राजा को पकड़ लिया गया तो पूरा तहस नहस हो जाता था, ऐसा एक बार हुआ भी था, ठीक है। यूरोप वासियों ने राजा को पकड़ लिया और उस पर फिर पूरे यूरोप का अधिकार हो गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 2 क्लासेस में करेंगे भी, इसको काफी बड़ा हो जाएगा। यूरोप वासियों की खोज यात्राएं, यूरोप वासियों की खोज यात्राएं। दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन लोगों को यूरोप वासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर को जहाजों द्वारा पार करके वहां पहुंचे। कह रहे हैं कि यूरोपवासियों को, किसका? कैरिबियन लोगों को यूरोपवासियों का अस्तित्व तभी पता चला जब वो वहां पर पहुंचे। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि कौन कैरिबियन लोग है, क्या अमेरिका है, कौन सी दक्षिण अमेरिका है, कौन सी उत्तर अमेरिका है, किसी को, यूरोपवासियों को या किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। तो कब पता चला? जब अटलांटिक महासागर या अटलांटिक सागर को पार करके वो पहुंचे थे। नेक्स्ट चलते हैं, 1380 में कुतुबनुमा ना, या बार बार यही आता है कुतुबनुमा। कुतुबनुमा क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र जो आपको दिशा दिखाता है। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1380 में, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र की दिशाओं का सही जानकारी लेने में हेल्प मिलती थी। बट इसका जो सही प्रयोग है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसको तो 14वीं शताब्दी बोलेंगे ना, 1380 को 14वीं शताब्दी बोलेंगे। और ये जो प्रयोग हुआ था इस कुतुबनुमा का, अच्छी तरह जिसको यूज किया था, वो 15वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। बड़े बड़े जहाजों का निर्माण कर दिया गया था, उनमें जो प्रॉब्लम थी उनको ठीक कर दिया गया था, और अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी तैयार कर दिए गए थे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अपनी हेल्प के लिए कुछ मिलते हैं रास्ते में, गुंडे हैं, लुटेरे हैं या फिर कुछ जीव है, उनसे हम अपनी हेल्प कर सके। अस्त्र शस्त्र भी क्या होते, तैयार कर लिए गए थे ताकि शत्रु से बचा जा सके। उसके बाद 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांत और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तक के प्रसार ने लोगों को व्यापक, मतलब इसका क्या मतलब है, सृष्टि शास्त्र होता है
कोस्मोग्राफी, ये चीज याद रखना। सृष्टि शास्त्र क्या है? कोस्मोग्राफी। कोस्मोग्राफी मतलब विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता है, लेकिन इसे भूगोल और खगोल से अलग शास्त्र माना गया है। तो ये चीजें याद रखी। मतलब क्या आपसे पूछा जाए कोस्मोग्राफी या सृष्टि शास्त्र क्या होता है? भाई ये मानचित्र तैयार करने का विज्ञान है। मतलब आपका पृथ्वी भी और आपका स्वर्ग दोनों का मानचित्र तैयार करता है, बट इसको भूगोल से और खगोल से अलग रखा गया है। तो यहाँ पे सृष्टि वर्णन और भूगोल की पुस्तकों का काफी प्रसार हो चुका था। भूगोल की बुकें तो आपको पता ही है, तो सृष्टि वर्णन इन दोनों का भी काफी विस्तार हो चुका था, जिसके क्या हुआ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिली है। मानचित्र की हेल्प मिली तो कहीं आने जाने में भी हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 1477 में टोलेमी की ज्योग्राफी नामक बुक, तो ज्योग्राफी नामक बुक किसकी है? टोलेमी की। इसकी जो पुस्तक है 1300 वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी। इसकी जो बुक है, आप 1470 में से 1300 माइनस करोगे कितने बचे? तो ये कह रहा है कि 1300 वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी इसकी ये बुक, इसलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। पर अब जो आई थी ये मुद्रित हुई थी। मुद्रित मतलब पहले सिर्फ एक बुक थी, इसकी बहुत ज्यादा फोटोकॉपी हुई, मुद्रित हुई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या हो चुका था, अब छापे खाने का आविष्कार हो चुका था। तो इसकी जो बुक है वो मुद्रित हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद जानकारी ली सब चीजों के बारे में, क्योंकि इसने अपनी बुक में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ था कि कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे मार्ग है। ठीक है, इनको पढ़ने से यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। इससे ज्यादा नहीं पता था उन्हें पता था यूरोप, एशिया और तीसरा जो रहेगा अमेरिका। पूरी दुनिया को इन 3 महाद्वीपों में बटा हुआ उसने बाद में फिर धीरे धीरे खोज हुई थी। टोलेमी ने बताया दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई के बारे में कोई ज्यादा चीज नहीं बताई थी। तो इसलिए ही हमेशा इनको ये नहीं पता था कि महासागरों को पार करने में कितना लंबा टाइम लग सकता है, इसलिए तुरंत लालायित रहते थे। जब भी कुछ बात होती थी कि हम जाएं उधर, हम जाएं उधर, मतलब इनको एक एक्साइटेड रहती थी हमेशा समुद्र में कूदने की, उसको पार करने की। पर इनको ये नहीं पता था कि ये समुद्र कितना बड़ा है। बट इनको ये पढ़ने को मिला था टोलेमी की बुक से कि पृथ्वी गोल है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। बट इनको ये नहीं पता था कि महासागरों की चौड़ाई भी कितनी ज्यादा है। ये यही है जो मैंने आपको बता दिया है। 15वीं शताब्दी के आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। कहाँ के लोग? स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन जो खोज है उसमें सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्रा को खोज यात्रा कहते थे, बाद में इन्होंने ये शब्द कहना छोड़ दिया था, क्योंकि ये कहने लगे थे क्योंकि इनसे पहले भी कुछ लोग आए हैं, मतलब स्पेन और पुर्तगाल से पहले भी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इस समुद्र की क्या की है, यात्रा की है। सबसे पहले प्रशांत द्वीप समूह के पोलिनेशियन तथा माइक्रोनेशियन नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों को आर पार कर चुके हैं। नॉर्वे के जलदस्यु विकिंग ने क्या किया था, उत्तरी अमेरिका में पहुंच चुका था वो बहुत पहले से ही। तो ये मतलब सिर्फ इन्होंने खोज नहीं की थी, सिर्फ किनारे पर गए और वापस आ गए थे, बट इन्होंने समुद्रों को पार किया हुआ था। स्पेन और पुर्तगाल के शासक विशेष रूप से इस समुद्र की खोज के लिए धन देने में इतने लालायित थे। पहले ये कह रहे हैं कि स्पेन और पुर्तगाल के लोग समुद्र में जाने के लिए, धन देने के लिए बहुत ज्यादा लायक रहते थे कि हाँ भाई कोई भी अगर जाना चाहता है तो पूरी हेल्प करने के लिए वहां के जो शासक है, वहां के जो लोग हैं वो पूरा तैयार रहते थे। रीजन क्या था उसका, वो रीजन पढ़ लीजिए। 14वीं से 15वीं शताब्दी में यूरोप में अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी, गिरावट आ चुकी थी वहां पे बहुत ज्यादा। सोने और चांदी की कमी हो चुकी थी, ठीक है, और यहाँ पे जो चांदी के सिक्के बनाए जाते थे तो इसलिए चांदी की कमी होगी तो सिक्के नहीं बन रहे थे। उस स्थिति के बिल्कुल विपरीत थी कहाँ की स्थिति, यह स्थिति पहले जो इससे पहले वाला जो टाइम था इसके बिल्कुल अपोजिट स्थिति हो चुकी थी। अब क्या होता, इनको व्यापार के लिए इटली नगरों को, पहले क्या था, इटली था बहुत ज्यादा समृद्ध एरिया था, देश था, जगह थी, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लोरेंस नगर, बहुत ऐसे शाही मतलब लोग और बहुत अच्छे अच्छे नगर थे, उनको जरूरत ही नहीं थी पैसों की। बट यहाँ अब क्या हो चुका था, गिरावट आ चुकी थी, पैसा नहीं रहा था, तहस नहस हो चुकी थी, लोग युद्धों में उलझे हुए थे, वो चीजें यहाँ पे चल रही थी। तो वो इसीलिए उनको जरूरत पड़ी थी किस चीज की,
चांदी की, पैसे की, दूसरे एरिया की। 1453 में हम बार बार पढ़ते हैं तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली गई थी, ये भी रीजन रहा है। ओके, धर्म युद्ध चल रहे थे, युद्ध वगैरह चल रहे थे, युद्धों में उलझे हुए थे, ये सारी चीजें चली हुई थी। ठीक है, यूरोपवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेश से जाने की बात करते रहते थे, सोचने लगे थे कि हाँ नया नया प्रदेश हमें चाहिए जहाँ से हमें मसाले मिल सके, सोना मिल सके। तो ये चीजें तो हम हमेशा से ही पता है। तो एक छोटा सा देश पुर्तगाल जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र हो चुका था, उसने क्या किया था, इस टाइप में मतलब खोज में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ठीक है, तो ये हम यूरोप वासियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो क्या क्या खोज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है एक रिका क्विंस्टा, ये वर्ड आपसे पूछ सकते हैं, रिका क्विंस्टा क्या होता है, रिका क्विंस्टा क्या होता है। तो ये वर्ड नोटिस कर लीजिए, कई बार सीधे एग्जाम में। इसका मतलब होता है पुनर्विजय, ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय। कौन थे, ईसाई। ईसाई अपना ईसाईकरण करते फिर रहे थे, अपने ईसाइयों को बढ़ावा दे रहे थे, आपको पता है युद्ध चल रहे थे। तो ईसाइयों के द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों के कब्जे से छुड़ा दिया था। ठीक है, इसको रिका क्विस्टा बोलते हैं, इसको रिका क्विस्टा बोलते हैं। तो रिका क्विस्टा का मतलब पूछा जाए आपको तो वो याद रखना कि अरबों जो है, अरब वाला एरिया, अरबों पर अधिकार होना ईसाइयों का। कौन से वाले एरिया पर, आइबेरियन प्रायद्वीप पर ईसाइयों ने अरबों का आधिपत्य समाप्त करके अपना आधिपत्य वहां पर स्थापित कर लिया था, उसको रिका क्विस्टा बोलते हैं। तो ये वाली घटनाएं भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी इसमें। तो इस लेक्चर में इतना ही काफी है भाई, काफी बड़ी क्लास हो जाएगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम जो पैराग्राफ्स था वो क्या कर रहे हैं, यूरोप के आविष्कार या यूरोप की खोज यात्राएं। ठीक है, यूरोप वासी, जिसमें स्पेसिफिक जिसको इंडिकेट किया है वो कौन है, वो स्पेन है, और दूसरा कौन है, पुर्तगाल है। इन दोनों ने मूव किया, कोशिश की खोज करने की अलग अलग जगह की। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी, इनके व्यापार में, उनके जो व्यापार नहीं, इनकी जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आ चुकी थी। दूसरे ने सोने और चांदी की जरूरत थी, चांदी से सिक्के बनाते थे। इन सब चीजों को खत्म होने की वजह से इनको नई नई जगह की खोज करने की आवश्यकता हुई, और ये इंटरेस्टेड भी थे दूसरे अलग अलग एरिया को खोजने में। यही मेन चीजें हैं इसमें। ठीक है, इसमें पूरे उसमें यही बता रहा है कि ये अलग अलग एरिया को खोजना चाहते थे, इनके पास कमी पड़ गई थी, और बहुत सारे रीजन रहे थे इस चीज के, मतलब महायुद्ध वगैरह भी चल रहे थे, धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं, धर्म युद्ध भी चल रहे थे। इन सब चीजों को लेके अब ये क्या, इन्होंने खोज करनी शुरू कर दी थी यूरोप वासियों ने। ठीक है, अब अटलांटिक पारगमन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। संस्कृतियों का टकराव हमने पढ़ा, किन किन संस्कृतियों का, यूरोप और अमेरिका की। अमेरिका के सारे समुदाय हमने पढ़े, वो आपको याद रखने, चाहे माया हो, चाहे इका समुदाय, चाहे एस्टेक हो, चाहे कैरिबियन कबीला हो, मतलब सॉरी समुदाय हो, या फिर कुछ भी ऐसे जो समुदाय जिनमें खास बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यूपू क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जाए एस्टेक जो समुदाय है वो कहाँ पर स्थित था, माया लोग कहाँ पर स्थित थे, या फिर इका जो सब संस्कृति है वो कहाँ पर फैली हुई थी, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।